हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अपना चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बैलेंस शीट के आइटम्स लिए थे और उसके मेजर हेड और सब हेड के बारे में अपन ने समझा था। ठीक है, तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर पी एंड एल स्टेटमेंट ले रहे हैं और इसको फुल डिस्क्लोजर के साथ आपको समझाएंगे कि पी एंड एल के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस किस तरीके से फाइंड आउट अपन करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ये ठीक है, पी एंड एल का लिखा हुआ फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मेट दिया हुआ है। फिक्स फॉर्मेट है, जैसे बैलेंस शीट का फिक्स फॉर्मेट है ऐसी सेम इसका फिक्स फॉर्मेट है। क्लियर। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर अपन समझे तो सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल तो आएगी, लेकिन पूरी एडजस्ट होने के बाद। अब कहोगे सर पूरी एडजस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे अपन ने बात समझी, कैश सेल होती है, क्रेडिट सेल होती है और सेल्स रिटर्न होता है। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो जो सेल आएगी वो इसमें लिखी जाती है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान के चलो कोई गुड्स है जो कि थोड़ा सा खराब हो गया था, ठीक है, एबनॉर्मल टाइप का हो गया था या स्क्रैप हो गई थी, उसको अपन ने सोल्ड कर दिया, तो वो भी अपन को सेल में ऐड करना है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। कोई गुड्स खराब हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन का हो गया उस या स्क्रैप हो गई, तो उसको अपन ने सेल करा, तो उससे जो पैसे आएंगे वो भी अपन को सेल में ही दिखाने। क्लियर बात समझ में आ रही है। अपन बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर। सेल का मतलब समझ में आ गया, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। क्लियर आ रही है नहीं समझ में। चलिए, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं अदर इनकम। अब सेल तो हमें पता है इनकम होती है, इसके अलावा बहुत सारी इनकम होती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी की सारी जो रिसीव्ड होंगी अदर इनकम, वो इसके अंदर आ जाएंगे अदर में। कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर। अब कमीशन रिसीव्ड देगा, डिविडेंड रिसीव्ड अपने को पता है कि मान के चलो कंपनी ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर्स वगैरह में और वहां से कोई डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड रिसीव्ड हो गया। ठीक है, ऐसी डिवेंचर्स में कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगी। क्लियर आ गई, अदर इनकम के अंदर आएगी। पॉइंट आ गया अच्छे से समझ में। मतलब तो अब इसको एक और तरीके से और समझ सकते हैं, सेल के अलावा जितनी भी इनकम है वो सब किस में आएंगी, अदर में। क्लियर आ गई क्या नहीं समझ में। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 1 प्लस सेकंड। क्लियर। अब उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में दे रखा है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि बिजनेस में आपने जितना मटेरियल कंज्यूम्ड किया है। वैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला अगर अपन सुने तो जरा आप देखो, यहां पे बदल लेते हैं अपन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पहले से कोई आपके पास स्टॉक पड़ा है ओपनिंग, फिर आपने परचेज किया और फिर जो क्लोजिंग बच गया, तो जितना अपन ने यूज किया उसे कहते हैं कंज्यूम्ड। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जिस आप मटेरियल को कंज्यूम करेंगे उसकी कॉस्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमेशा है ना कॉस्ट पे होता है, एट कॉस्ट। क्लियर आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है, इसे बोलते हैं कंज्यूम्ड। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं बिजनेस में, कंपनी में रीसेल करने के लिए, उसे अपन बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है। अच्छा, आप समझना, परचेज जो है वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में इंक्लूडेड होती है, अलग से दिखाने की, शो नहीं करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आप कहोगे सर फिर अलग क्यों दिखा रखा है, वो इसलिए दिखा रखा है, अगर अपने पास ये सारी चीजें होंगी तो अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे। नहीं है तो केवल अगर परचेज दे रखी होगी तो अपन यहां लिख देंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आगे कहानी समझ में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो तुम्हें एक बात समझाऊं, ये चेंज इन इन्वेंट्री का मैटर आया था। अब ये जो चेंज इन इन्वेंट्री का जो मैटर अपने पास आया था, तो ये हमने जब अपन ने एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें अपन ने पी एंड एल पढ़ा था। तो पी एंड एल में अपन लोग जो पढ़ रहे थे तो चेंज इन इन्वेंट्री आ रहा था, तो कई बार ब्रैकेट में आ रहा था, कई बार नॉर्मल आ रहा था। वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊंगा कि चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स, WIP स्टॉक, तीन टाइप के बताए थे स्टॉक होते हैं। एक तो WIP का होता है, एक फिनिश गुड्स का होता है, एक रॉ मटेरियल का होता है। तीन टाइप के बताए थे, तो देखो तीनों आ रहे हैं, फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड, यानी फिनिश गुड्स है। आगे कहानी समझ में, यानी कि फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड मतलब रॉ मटेरियल का। क्लियर है, तीन चीज हो गई। अब इन तीन चीजों के इन्होंने बोला चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब एक बार आप समझ लो, समझ में आएगा अभी आपको। देखो, अभी एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने जो पहले फॉर्मेट पढ़ा था, ये तो अपन कंपनीज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने जो फॉर्मेट पढ़ा था ना, वो पढ़ा था किस तरीके का, वो एक बार आप यहाँ पे देख लो एक बार, तो आपको दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो, आपने पढ़ा था इस टाइप का पी एंड एल, पहले ट्रेडिंग पी एंड एल ऐसे पढ़ा था। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल ये पढ़ा था। तो हम क्या करते थे, यहां लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक और यहां लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे तो लिखते थे।
क्लियर है? लेकिन यहां पे तो कुछ है ही नहीं सिस्टम, ओपनिंग का ना क्लोजिंग का, लेकिन इन्होंने ये वर्ड हुआ चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी स्टॉक और या स्टॉक इन ट्रेड, इनका जो भी चेंज आया ना वो आप यहां लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे अब जरा समझना। जैसे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 1 लाख का और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख का। तो 1 लाख और 2 लाख में डिफरेंस 1 लाख का है ना, 1 लाख बढ़ गया ना, तो हमें यहां पे जब लिखेंगे चेंज इन इन्वेंटरी तो हम 1 लाख ब्रैकेट में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक बढ़ गया। ब्रैकेट में दिखाएंगे, किसमें दिखाएंगे? ब्रैकेट में। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आप डिक्रीज में क्यों दिखा रहे हो? तो अपन ने एक बात बोली थी, ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा 2 लाख है यहां पे, अब इसको थोड़ा नॉर्मल समझो। क्लोजिंग स्टॉक में यहां पे 2 लाख लिखता हूं, समझना ढंग से, क्लियर? और मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूं 1 लाख, ठीक है, और वो सेल परचेस जो भी कुछ है, तो मेरा यहां पे बताओ टू जो जीपीए वो 1 लाख से ज्यादा आएगा नहीं आएगा? आ रहा है भाई, 2 लाख में से 1 लाख है तो 1 लाख बच गया हमारा, जीपी आ रहा है 1 लाख, और सेल परचेज मैंने लिखी नहीं है, मैं तो आपको नॉर्मल वे से समझा रहा हूं। 1 लाख जीपी आया, ये जीपी जब मेरा आगे जाएगा पी एंड एल में तो मेरा एनपी 1 लाख ज्यादा आएगा, आना चाहिए। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है तो ये कैसे आएगा? इस वाले फॉर्मेट में कैसे आएगा? इस वाले फॉर्मेट में ऐसे आएगा कि ओपनिंग स्टॉक अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया ओपनिंग स्टॉक से, तो जो 1 लाख इंक्रीज हुआ वो मुझे ना ब्रैकेट में दिखाना है। किसमें दिखाना है? तो हुआ क्या, जब हम एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे तो मान के चलो इस वाले पॉइंट को छोड़ देना, 1 2 3 4 5 6 इन सबका टोटल करेंगे तो उसमें से जो चेंज इन इन्वेंटरी है उसको लेस करा देंगे क्योंकि वो ब्रैकेट में, तो इससे क्या होगा? एक्सपेंसेस का टोटल कम आएगा। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे ये 1 लाख 6 आइटम के लिख लेता हूं, ये 2 लाख, ठीक है, इसका 1 लाख लिख दिया, इसका 2 लाख लिख दिया, मान के चलते हैं इसका 1 लाख ब्रैकेट में, ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। इसका मान लेते हैं 3 लाख, ठीक है, इसका मान लेते हैं 4 लाख, ठीक है, उसका मान लेते हैं 1 लाख, ऐसे अपन ने कुछ लिख लिए खर्चे, ठीक। हम इन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, देखना जरा, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, 11 में से 1 लाख गए तो इसका मतलब एक्सपेंसेस का टोटल देखना आया, टोटल कम हो गया 10 लाख। जब हम इसको ऊपर के यानी कि इसमें से रेवेन्यू में से जब इसको लेस कराएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ के आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और प्रॉफिट हमें बढ़ाना ही तो है 1 लाख का, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लगाया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब लेकिन अगर मान के चलते ओपनिंग स्टॉक होता है 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक होता 50,000, तो मुझे पता है यहां पे 50,000 लिख लो और यहां तुम 1 लाख लिख लो, तो मुझे पता है मेरा 50,000 रुपए का लॉस यानी कम होना चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो कम होना चाहिए तो इसके लिए इसको हम यहां पे 50,000 रुपए कैसे लिख देंगे? नॉर्मल लिख देंगे प्लस में। अब तुम देख लो, ये 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, तो 11 और 50,000, तो 11,50,000 का टोटल आ जाएगा, तो एक्सपेंसेस का टोटल बढ़ गया यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? ये चीज है दोनों का डिफरेंस, इसे अपन बोलते हैं चेंज इन इन्वेंटरी फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी स्टॉक इन ट्रेड। आगे कहानी समझ में क्लियर है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें एक्सपेंसेस का टोटल कम करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस का टोटल होगा कम कैसे? जब हम चेंज इन इन्वेंटरी को ब्रैकेट में लगाएंगे। ये तब करना है जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो, और प्लस में तब रखना है जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो। किससे? ओपनिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ब्रैकेट में। क्लोजिंग स्टॉक कम है, प्रॉफिट कम होगा, तो नॉर्मल यानी प्लस में लिखना है। क्लियर? आ गई बात समझ में? चेंज इन इन्वेंटरी का मैटर समझ में आ गया आपको? तो ये था चेंज इन इन्वेंटरी का। अब आता है जी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट? जैसे सैलरी, ठीक है, वेजेस, ठीक है, बोनस, प्रोविडेंट फंड, या कुछ भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए और भी कुछ दे रहे हैं, ठीक है, बोनस वगैरह दे रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नाम से समझ में आ रहा है? क्लियर? उसके आता था फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग कॉस्ट, कहीं से आपने पैसा लिया है फाइनेंस पे और उस पर आप देते हो पैसा, कैसे? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। अब उसके बाद मान के चलते हैं आप लोगों ने कोई इंटरेस्ट ले लिया, फाइनेंस के अलावा और भी कोई अदर चीज अगर आपने ले रखी है तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसे अपन बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड। बैंक लोन पे तो इंटरेस्ट दोगे ही दोगे। क्लियर आ रही है बस समझ में? तो ये हो गया फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। अब उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अब देखो ये वर्ड और ये वर्ड थोड़ा अंतर है। डेप्रिसिएशन तो लगता है फिक्स्ड एसेट पे यानी टेंजिबल पे, किस पे? ढंग से समझना, ढंग से, यानी कि जो डेप्रिसिएशन लगता है वो तो लगता है फिक्स्ड एसेट यानी टेंजिबल पे, टेंजिबल पे। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इंटेंजिबल असेट्स को अमोर्टाइज करना, राइट ऑफ करना। ये हमने सीखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। जैसे ये तो फिक्टिशियस असेट होती है, गुडविल हो गया, और मान के चलो अपना पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, फ्रेंचाइजी लोग। इंटेंजिबल असेट अगर कम होती है, राइट ऑफ करना कहते हैं, उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन कहते हैं उसको। तो वो एज ए गुडविल की तरह ही काम करती है। जैसे पहले मान के चलते गुडविल थी 1 लाख, अभी 80,000 की 20,000 खत्म हो गई, अमोर्टाइज कर दिया। पी एंड एल से तो राइट ऑफ करते हैं, इसीलिए तो ऑपरेटिंग में वहां पे ऐड करते थे, सेम यहां पे लिख देंगे अमोर्टाइजेशन। क्लियर? बात समझ में आ रही है?
अब उसके बाद अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो अपना होता है फिक्स एसेट्स पे। अच्छा एक चीज समझना, डेप्रिसिएशन लैंड पे नहीं लगता, बाकी सारी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ऑलरेडी कई बार ये अपन जब कैश फ्लो पढ़ा रहे थे तब कई बार अपन ने इस बात को डिस्कस किया था कि अब क्योंकि वहां पे इंक्रीज डिक्रीज अकाउंट वगैरह बनाते हैं ना, उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो जो एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते वो सब इसमें आते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, आगे समझ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई अदर खर्चे हैं तो वो आ गए, ठीक, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, रेंट आ गया, ये सारे के सारे आएंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर, जो कहीं नहीं जाते वो अदर में जाते हैं। क्लियर, आगे कहानी समझ में? ये थे एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में से जैसे टोटल एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, ठीक है, और टैक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ये है पूरा पी एंड एल का फॉर्मेट। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है, इसमें अपने को कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं करने, जो अपने को पॉइंट दे रखे इसी पॉइंट के अंतर्गत सारी की सारे आइटम्स आएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? ऑलरेडी आपको नोट्स के बने, उनमें आप पूरा चेक कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता रखा है, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस का, इसमें ध्यान रखना बस इसका, चेंज इन इन्वेंट्री का। क्लियर है? अब तुम कहोगे जैसे होता क्या है कि अपन ने जब एनालिसिस करा था तब तो ये क्या करता था, सब कुछ बताता, चेंज इन इन्वेंट्री ब्रैकेट में या प्लस में, लेकिन यहां पे हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री हमको दे और हमें क्वेश्चन में वो करना पड़े। क्लियर, आ रही बात समझ में? पी एंड एल का फॉर्मेट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये ना आइटम लिखे हुए हैं और इसका मेजर हेड बताना है। अब इसके अंदर ना सब हेड नहीं होता है, जैसे बैलेंस शीट में तो अभी अपन ने पढ़ा मेजर हेड होता है, उसकी सब हेडिंग होती है, इसमें केवल मेजर हेड होता है। ठीक है, केवल अपन को आइटम दिए हुए हैं और इसका मेजर हेड बताना है किसके अंदर आएगा। क्लियर है? अब जैसे इसमें आइटम दिया हो सेल, तो अपन ने बताया सेल, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल, कैश सेल, सेल से रिलेटेड कोई भी होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, इसका मेजर हेड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ गया? ठीक, आप लोग अपने नोट्स भी खोल के चलते रहे। अब देखो वेजेस दे रखी है, वेजेस, सैलरी, बोनस और अदर कोई भी चीज अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आती है। किस में आती है जी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बोलो, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? अच्छा, अब मैंने बोला था सेल के अलावा अगर कोई भी आपको इनकम अर्न हो रही है, कोई भी सेल्स के अलावा, वो सब अदर में जाएगी। अब जैसे यहां पे देखो इंटरेस्ट अर्न दे रखी है, तो जो इंटरेस्ट अर्न मतलब कमाई है, तो इसका मतलब ये जाएगी अदर इनकम में। क्लियर? यानी कि सेल्स के अलावा जो भी कुछ अगर आप अर्न कर रहे हैं तो वो सारी की सारी अदर इनकम में जाएगी। क्लियर, पॉइंट आ रहा है अच्छी समझ में? चलिए, अच्छा बात करते हैं परचेज जो है ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, परचेज करा है स्टॉक इन ट्रेड, तो ऑब्वियसली बात है तो इसी में जाएगा, परचेज स्टॉक इन ट्रेड में ही जाएगा। ठीक है, क्लियर? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, यानी कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, अब पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया, डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया, बैंक लोन पे इंटरेस्ट दिया, इन सब पे इंटरेस्ट अगर आप पेड करते हो तो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। अभी अभी बताया था फॉर्मेट के अंदर, तो ये फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अब देखो जिस एक्सपेंसेस के बारे में अपन ने नहीं पढ़ाया कि किस में जाएगा, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जाएंगे अदर में। क्लियर है? तो ये एंटरटेनमेंट जो जाएगा ये अदर में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो अभी आपने बताया था कोई भी एबनॉर्मल कोई मटेरियल है या मान के चलो कोई खराब हो गया और उसको आपने सेल कर दिया, तो वो भी किस में जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है, मतलब आपने इंटरेस्ट दिया है टर्म लोन पे, मतलब आप इंटरेस्ट पे करो, चाहे डिवेंचर पे, चाहे टर्म लोन पे, चाहे पब्लिक डिपॉजिट पे, चाहे किसी पे भी, तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएगा। क्लियर, अब बात चलते हैं बोनस की। तो अपने को पता है बोनस किसको मिलता है? एम्प्लॉइज को, तो ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्लियर, बात समझ आ गई? अब बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड। अच्छा देखो एक बात बताऊं, दो टाइप की चीजें होती हैं,
एक होता है गुड्स सोल्ड करना, एक तो बिजनेस होता है, एक होता है सर्विस रेंडर्ड करना। तो जिसके यहां पे सर्विस रेंडर्ड होती है उसके लिए वो सर्विस सेल मानी जाती है। आगे कहानी समझ में? तो जैसे यहां पे लिखा हुआ रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, तो ये जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। क्लियर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट आप किस पे पेड करोगे? बैंक लोन पे, डिवेंचर पे, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा ये। क्लियर? उसके बाद अपन चलते गुडविल अमोर्टाइज। अभी अपन ने बात करी थी डेप्रीशिएशन फिक्स्ड एसेट पे होता है, और जो गुड फिक्स्ड एसेट भी दो टाइप की होती है ना, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो डेप्रीशिएशन टेंजिबल में होता है फिक्स्ड एसेट में, और अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इंटेंजिबल। तो यहां पे जो गुडविल अमोर्टाइज करिए, मतलब इसका मतलब समझ गए, अमोर्टाइज और डेप्रीशिएशन वाले उसमें जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? तो लिखेंगे डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। क्लियर? ये इसमें जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ दे रखा है ये वाला। क्लियर? अब ये किसमें जाएगा? अब देखो डिवेंचर थे, अपन ने पता है कि डिवेंचर से रिलेटेड चाहे इंटरेस्ट हो, डिवेंचर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिवेंचर होता है ना, उससे हम लोग पैसे की व्यवस्था करते हैं। अब आप कहोगे सर ये कहां पे पढ़ाया था? कैश फ्लो के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, डिवेंचर इशू, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिवेंचर, ये सब उसी में होता था। क्लियर है? तो ये जो है ना अपना डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिवेंचर, रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ करा है, इसका मतलब ये कहां से रिटर्न ऑफ करा है? पी एंड एल से रिटर्न ऑफ हो रहा है। तो लेकिन ये किस में जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, डिवेंचर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी फाइनेंस कॉस्ट में ही जाएगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये कुछ आइटम थे। तो जैसे जैसे अब इसमें केवल मेजर हेड होता है, इसमें कोई सब हेडिंग इसकी नहीं होती है। तो ये कुछ आइटम अपन ने लिए, बताया कौन कौन से में जाएगा। पी एंड एल का फॉर्मेट छोटा है बैलेंस शीट से, तो वो जल्दी अपने को समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट में आपको फॉर्मेट सारे याद करना पड़ेगा। 6 हेड होते हैं, उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे इधर होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर अपना होता है जी टोटल रेवेन्यू, उसके बाद फिर एक्सपेंसेस में 5 से 6 आइटम दे रखे हैं। फिर टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कराते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, लेस टैक्स कराते तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ये है पी एंड एल का फॉर्मेट। क्लियर? तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपन ने पी एंड एल का फॉर्मेट को फुल डिस्क्लोजर के साथ समझा दिया, और ये आपके साथ एक एग्जांपल भी ले लिया जिसमें आइटम के साथ मेजर हेड आपको समझा दिया। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।